हेलो कोडन विलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैट्स 2 के पीवाईक्यू क्वेश्चन और ये सीरीज़ का पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1 पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो अपने चैनल पे। ठीक है, इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, जो पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आपके 27 अक्टूबर 2024 का जो पीवाई जो क्विज़ हुआ था, क्विज़ 1 हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं। तो इसमें आपको दिया गया है लेट x1 x2 एंड x3 बी IID। ये क्या है? ये IID रैंडम है, यानी कि इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर रैंडम वेरिएबल्स हैं विद द ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसका ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है ये। तो इसमें जो क्वेश्चन 1 बोलता है वो बोल रहा है कि इफ probability x1 is greater than 2 equal to t upon 9 then find the value of t। तो t की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसमें जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में बात हो रही है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि जियोमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो देखो, इसके जो फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं पहला आपको फॉर्मूला बताता हूँ, उसको मैं डिराइव भी करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो पहला ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इसको हम पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं GP, और जो P है ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करता है P। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अब इसमें पहला जो फॉर्मूला बनता है, अगर प्रोबेबिलिटी निकालना हो, GP इक्वल टू K दिया गया है। ठीक है, यानी कि केथ टर्म पे आपका फर्स्ट सक्सेस आ रहा है, यानी कि केथ टर्म पे सक्सेस आ रहा है। तो इसको आप कैसे निकालोगे? इसका ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 माइनस पी के माइनस 1। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना। जो केथ टर्म पे अगर सक्सेस मिले तो आपका फॉर्मूला होता है P इंटू 1 माइनस पी के माइनस 1। पी क्या है? सक्सेस है। 1 माइनस पी क्या है? फेल्योर है। ठीक है, अब अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे निकल के आया। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि एक टॉस को, एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं बोलो कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, वो मैं ये बोल सकता हूँ कि अनफेयर है। ठीक है, अनफेयर वाला क्वाइन है, तो मैं बोलता हूँ कि जो हेड आने की जो सक्सेस रेट है, प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है? 1/3 है। ठीक है, तो अब बताओ कि टेल आने की क्या होगी? अगर हेड आने की 1/3 है तो टेल आने की क्या होगी? 1 माइनस 1/3 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसमें पहली बार मैं अगर बोलता हूँ कि जो सक्सेस है, यानी कि हेड जो आ रहा है वो पहले बार में आ जा रहा है। ठीक है, पहले बार आपने टॉस किया, पहले बार में हेड आ गया। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि हेड जो है वो दूसरे बार में आ रहा है। ठीक है, तो पहले बार में क्या आएगा? टेल आएगा। तीसरे केस में क्या हो रहा है कि आप तीसरे बार में आपका हेड आ रहा है, 3 बार आप टॉस कर रहे हो तो तीसरे बार में हेड आ रहा है, 2 बार में क्या आ रहा है? आपका टेल आ रहा है। चौथा केस ऐसा मालूम बनता है कि मैं बोलूँ कि फोर्थ केस में क्या आएगा? आपको सक्सेस मिलेगा, यानी कि फोर्थ केस में आपको क्या मिलेगा? हेड मिलेगा। और उससे पहले जो भी आप कॉइन टॉस करोगे उसमें क्या मिलेगा? टेल मिलेगा। तो अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि पहले बार आपने कॉइन को टॉस किया, पहली बार में आ गया, तो इसकी हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3 होगी। अब देखो, सेकंड बार में आपका सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो पहली बार में आया टेल और उसके बाद हेड, तो टेल की क्या है? 2 बाई, ये टेल है, सॉरी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल है 2/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3। ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। एक का अगर एक मान लो कि टेल आ गया तो इससे इसका इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए आइडेंटिकल तो हम इंटू कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो तीसरी बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो इसमें होगा कि पहली बार टेल आ रहा है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 है। फिर दूसरी बार में भी टेल आ रहा है तो ये भी 2/3 होगा, और इंटू हेड आ रहा है थर्ड बार में तो यहाँ पे आएगा 1/3। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2/3 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ बार में आपका हेड आ रहा है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 बार पहले टेल आ रहा है तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3। ठीक है, हेड आने की। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 2/3, 3 बार आ रहा है तो इसका क्यूब हो जाएगा, इंटू 1/3। अब इसको ध्यान से समझो कि ये क्या है? ये आपका ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही है। कैसे? अब देखो, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बताओ कि अगर मैं फोर्थ टर्म में बोलूँ कि सक्सेस आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा? ठीक है, तो फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा कि फोर्थ टर्म में क्या है? हेड है। तो इसको आप फॉर्मूला के हिसाब से भी लगा सकते हो कि यहाँ पे बात हो रही है कि जो सक्सेस है वो आपको के टर्म में मिल रहा है, नहीं कि फोर्थ टर्म में मिल रहा है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगा? तो इसका प्रोबेबिलिटी निकलेगा पी, पी
इंटू 1 - p k-1, यही फॉर्मूला होता है। k यहाँ पे क्या है 4 है, और सक्सेस रेट कितना है p कितना दिया गया है 1/3 दिया गया, तो आप लिखोगे 1/3 इंटू 1 - 1/3, k क्या है फोर्थ टर्म दिया गया है, तो 4 - 1, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 1 - 1/3 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2/3, और 4 - 1 करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो आप देखो, अगर आप फोर्थ टर्म में ऐसे फॉर्मूला पुट करके निकालते हो तो भी आपको क्या मिल रहा है, 2/3 का क्यूब इंटू 1/3 आ रहा है। तो इस तरीके से भी आपका ये ज्योमेट्रिकल जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है वो वर्क करता है। आपको समझ में आ गया कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो अगर आपको बोल रहा है कि केथ टर्म पे आपको फर्स्ट सक्सेस मिल रहा है तो फर्स्ट फॉर्मूला ये लगता है, ठीक है। अब इसके 3 फॉर्मूले होते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी के, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो, जो सेकंड जो है आपका आपका फॉर्मूला वो ये है कि आपको विद इन द फर्स्ट के ट्रायल में आपको सक्सेस मिल रहा है। यानी कि आपका जो सक्सेस होने की बात आ रही है कि ये आपका दिया गया है p लेस देन और इक्वल टू k, यानी कि k से कम, यानी k से कम और k के बराबर, यानी कि जो पहला सक्सेस मिलेगा विद इन द फर्स्ट के ट्रायल मिलेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 1 - p का पावर k। ये याद रखना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कब हो रहा है, विद इन के में आपका फर्स्ट सक्सेस मिल जा रहा है, ठीक है। ये कब था, ये के टर्म पे आपका क्या मिल रहा है, आपका आपका फर्स्ट सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। अब इसी से डिराइव होता है कि अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि ये लेस देन और इक्वल टू है, तो अगर मैं बोलूँ कि ग्रेटर देन के, यानी कि के से बड़े में क्या आपको पहला सक्सेस मिले, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 में से माइनस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - p का पावर के, ठीक है। ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इतना डिराइव करने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि हाँ इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो काफ़ी कम टाइम में। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे ग्रेटर देन वाला सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ग्रेटर देन वाला है, तो हम डायरेक्टली इस यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि p x1 इज ग्रेटर देन 2 इक्वल टू t/9 दिया गया है, ठीक है। अब k x1 ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, तो आप यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे 1 - p का पावर k। अब k क्या वैल्यू है यहाँ पे, k यहाँ पे है, k की वैल्यू यहाँ पे 2 दी गई है, तो फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, तो फॉर्मूला होगा 1 - p। p कितना है, p जो आपका यहाँ से आप देखोगे, इस वाले को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, जो आपका फंक्शन दिया गया, फंक्शन क्या दिया गया, फंक्शन आपका दिया गया था 2/3 1/3 k-1। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारा फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, जब हमारा के टर्म पे सक्सेस मिले तो p इंटू 1 - p होता है। तो ये क्या होगा, आप कंपेयर करोगे तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगा, ठीक है। तो p की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, तो अब बताओ p हमें पता है 2/3 है, तो आप यहाँ पे रख दो इस वाले फॉर्मूला में, तो ये हो जाएगा p यानी कि 1 - 2/3, ठीक है। और k क्या है, k यहाँ से हमें दिया गया है 2, तो यहाँ पे होगा 2 इक्वल टू t/9, ठीक है। अब ये k x1 इज ग्रेटर देन 2 है, तो आपको ये थर्ड वाला फॉर्मूला लगाना है, तो हमने यहाँ पे थर्ड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया, उसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 3 - 1 2, तो ये हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इक्वल टू t/9। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/9 इक्वल टू t/9। ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में t की वैल्यू पूछी थी, तो t इक्वल टू क्या होगा, t इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यही उस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। इसी का एक सब क्वेश्चन और है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। देखो, इससे बोला है डिफाइन अ न्यू रैंडम वेरिएबल z। यहाँ पे एक नया रैंडम वेरिएबल अब डिफाइन किया गया है, वो है z इक्वल टू मैक्स x1 कॉमा x2 कॉमा x3, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है z लेस देन और इक्वल टू 2। तो देखो इसमें क्या क्या की इंपॉर्टेंट पॉइंट दी गई है उनको पहले हम देख लेते हैं, ठीक है, जिससे कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे आराम से। हमें ये दिया गया है कि x1 x2 और x3 ये क्या है, ये आपके IID हैं, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड ये हैं x1 x2 x3। और ये बोला है कि आपके पहले में दिया गया कि ये किसको फॉलो कर रहा है, ये जो जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है,
जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। और पहले वाले जो इसका फार्मूला दिया गया है 2/3 1/3 k-1 से, तो हम यहाँ से हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो कितनी है, वो आपका 2/3 है, ठीक है। इतना हमें पता हो गया। तो अब बताओ कि अगर मुझे इसका पीएमएफ निकालना होगा तो कैसे पीएमएफ निकालेंगे। जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला अब दिया गया, देख लो यहाँ पे 2/3 1/3 k-1, तो अब यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें दिया गया क्वेश्चन में 2/3 इंटू 1/3 k-1, ये हमारा फॉर्मूला पीएमएफ का दिया गया है ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया गया है जो कि z इक्वल टू क्या है, मैक्स x1 x2 x3, ठीक है। तो मैक्स क्या करेगा, इन तीनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही रिटर्न करेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये तो मैं समझाया कि x1 x2 x3 में से अगर मैक्स 1 से लगा हुआ तो इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो क्या करेगा, वो z कैरी करेगा। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है z लेस देन और इक्वल टू 2 की, ठीक है। तो जो z है वो लेस देन और इक्वल टू 2 कब होगा, जब जो मैक्स फंक्शन है वो क्या रिटर्न करे, उसमें वो रिटर्न कर सकता है कि x1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो लेस देन और इक्वल टू 2 होगी, ठीक है। अगर 2 से बड़ा होगा तो मैक्स क्या करेगा 3, अगर मान लो x1 की वैल्यू 3 हो गई तो वो क्या रिटर्न करेगा, 3 रिटर्न करेगा। लेकिन हमें कंडीशन दिया गया है, हमें पूछ रहा है वैल्यू z लेस देन और इक्वल टू 2, तो x1 की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होगी, वो लेस देन और इक्वल टू 2 के बराबर हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि x2 की वैल्यू क्या हो, लेस देन और इक्वल टू 2 के बराबर हो, ठीक है। x3 की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन और इक्वल टू 2 के बराबर हो सकती है, ठीक है। तो ये वाले केसेस आपके बनेंगे। इन तीनों केस में क्या होगा, ये हमारा जो मैक्स मिलेगा वो क्या मिलेगा, लेस देन और इक्वल टू 2 मिलेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि क्वेश्चन में ये दिया गया कि x1 x2 x3 ये क्या है, आईआईडी है, ठीक है। ये क्या है, ये आईआईडी यानी कि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हमें पता है कि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड होने का मतलब कि अगर हम इनको ज्वाइंट फंक्शन के रूप में लिख रहे हैं तो जो ज्वाइंट फंक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट होने पे क्या होता है, आइडेंटिकल होने पे भी क्या होता है, तो वो उनके मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा, x1 लेस देन इक्वल टू 2 क्या होगा, वो बराबर होगा x2 लेस देन और इक्वल टू 2 के, ये बराबर होगा x3 लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि ये आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि तीनों के तीनों क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब तीनों के तीनों बराबर हो गए तो हम इसके जगह पे ये जो हमारा निकल के आ रहा था, ये प्रोबेबिलिटी जो हम निकल के आ रहा था, तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते थे, ये लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हमारा बन के हो जाएगा p। अब इनकी जगह हम इंटू भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू 2। अगर ये x2 लेस देन 2 भी इसके बराबर है और ये भी क्या इसके बराबर है, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ x1 लेस देन 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 लेस देन 2, ठीक है। हमने 2 के जगह पे भी यही रख दिया और 3 के जगह पे x1 की वैल्यू रख दी, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा x1 लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। और ये क्या होगा, 3 बार आ रहा है तो इसका क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका फॉर्मूला यानी कि इस वाले का जो हमें प्रोबेबिलिटी निकलेगा z लेस देन और इक्वल टू 2, वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो तीनों क्या होंगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। तो अब हमें अगर केवल एक प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा, तो ठीक है। तो हम निकालते हैं, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं और इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो हमें निकालना क्या है, किसकी वैल्यू, हमें निकालना है x1 लेस देन और इक्वल टू 2 की वैल्यू। अब x लेस देन और इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ कि x1 की जो वैल्यू होगा वो 2 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, कौन कौन से आपके केसेस बन सकते हैं, तो ये पहला केस बनेगा कि x की वैल्यू 1 हो सकती है, प्लस दूसरा केस क्या बन सकता है कि x की वैल्यू क्या है, 2 हो, तभी तो होगा। लेस देन और इक्वल टू मतलब 2 से छोटा या फिर 2 के बराबर, तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 ही क्या होगा, केस बनेगा। तो इनका क्या हम कर लेंगे, इनका हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, ठीक है। अब x इक्वल टू 1 रख लेंगे हम अपने ये वाले फॉर्मूले में, तो हमारा इसका पीएमएफ निकल जाएगा, ज्वाइंट फंक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो हम 2/x इक्वल टू 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 1/3 और x k-1, तो k क्या है, 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर होगा x इक्वल टू 2 यहाँ पे रखो, यानी कि x इक्वल टू मैंने k की जगह पे क्या रखोगे, यहाँ पे 2 रखोगे, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा k-1 तो 2-1,
तो ये हो जाएगा 1 का पावर 3 और ये 1/3 का पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 इंटू 2 माइनस 1 क्या होगा, तो 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/9। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 9 और फिर ये हो जाएगा 3 या 9, 3 2 6 प्लस 2 यानी कि 8/9। अब देखो इतने भी करने की कोशिश नहीं थी, करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कैसे हम इसको और भी आराम से कर सकते थे, तो देखो हमें पता है कि लेस देन, यहाँ पे क्या है, लेस देन और इक्वल टू 2 दिया गया है। तो अब बताओ कि हमने बताया था कि लेस देन और इक्वल टू के अगर दिया गया होगा तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 1 माइनस पी का पावर के। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाते हैं। हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था पी x1 लेस देन और इक्वल टू 2। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लेस देन और इक्वल टू के वाला के फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी का पावर के। ठीक है, के की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे पुट कर दो 1 माइनस पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू है वो है 2/3। ये क्या है 2/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और के की वैल्यू क्या दी गई है 2 दी गई है। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 3 माइनस 3 1 3 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1/3 का पावर 2। ये हो जाएगा 1 माइनस 1/9। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 8/9। तो जो x लेस देन इक्वल टू 2 की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 8/9। अब ये जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा, इसका क्यूब है तो जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी 8/9 का क्यूब मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में है। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। सेम पैटर्न पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिससे कि आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 29 अक्टूबर 2023 को जो क्विज 1 एग्जाम हुआ था उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, two times independently. Let x1 represent the number obtained in the first throw, x2 represent the number obtained in the second throw. Define a new random variable g such that कि जो g वैल्यू ले रहा है वो मैक्स वैल्यू लेगा x1, x2 से, यानी कि x1 x2 में जो भी मैक्स वैल्यू होगा वो g में चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है z लेस देन और इक्वल टू 3 की। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले, यानी कि सॉल्व करने से पहले इसको समझो। यहाँ पे बोल रहा है कि जो x1 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट थ्रो पे जो नंबर आएगा। तो इसमें क्या आ सकता है, अगर हम डाई को थ्रो करेंगे तो यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही x2 पे भी क्या होगा 1 2 3 4 5 और 6 ये आ सकते हैं डाई के थ्रो करने पे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये बोल रहा है कि जो z है, ये z जो है वो क्या ले रहा है, ये एक रैंडम वेरिएबल है जो कि मैक्स वैल्यू लेगा किसका, x1, x2 का। यानी कि इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा, जैसे सपोज करो x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा 3 रिटर्न करेगा। तो जो भी मैक्स वैल्यू होगा x1 और x2 में उसकी मैक्स वैल्यू क्या आएगा z में जाएगा। तो इसमें निकालना क्या है, इसमें आपको पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि z की वैल्यू क्या हो लेस देन और इक्वल टू 3 हो। तो z की वैल्यू 3 या फिर 3 से कम कब हो सकती है, तो इसके 3 केसेस बनेंगे। कौन कौन से केसेस बनेंगे आप यहाँ पे देखो। पहला केस हो सकता है ये कि x की वैल्यू क्या हो, जो x की वैल्यू हो जाए वो आपकी 1 हो जाए। ठीक है, तो भी 3 से कम है। फिर दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि x1 या x2 की वैल्यू क्या हो, ये आपकी 2 हो, तब भी क्या होगा, x1 की वैल्यू 2 है तो भी क्या होगा, ये 3 जो 2 है जो 3 से कम है, तो ये भी हो सकता है। फिर एक जो प्रोबेबिलिटी बनेगा वो ये बनेगा कि x की वैल्यू क्या हो 3 हो, तो लेस देन और इक्वल टू बोला है तो 3 है तो भी ये काम चल जाएगा। तो इन वाले केसेस के कितने भी और सब क्लासेस बन सकते हैं, इनको अब देखो। x इक्वल टू 1 कब रिटर्न करेगा, यानी z 1 कब आएगा, z में 1 कब आएगा, जब हम x1 की वैल्यू भी 1 लें और x2 की वैल्यू क्या लें, हम 1 लें। ठीक है, तब एक ही केस में क्या बनेगा, ये 1 आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 1 कब आएगा, जब x1 की वैल्यू 1 हो और x2 की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो ये एक केस बन रहा है। ठीक है, x इक्वल टू 2 में क्या होगा कि 2 कब आएगा g में, तो मैक्स 2 कब आ सकता है, मैक्स 2 तब आ सकता है कि x1 की वैल्यू क्या हो 2 हो और x2 की वैल्यू भी क्या हो 2 हो। तो क्या करेगा, दोनों अगर बराबर होंगे तो मैक्स क्या रिटर्न करेगा, 2 ही रिटर्न करेगा, तो z की वैल्यू 2 हो सकती है। और कोई केस बन सकता है, और केस ये बन सकता है कि एक में x1 की वैल्यू 2 हो
और x2 की वैल्यू क्या हो 1 हो, तो 2 और 1 में मैक्स अगर लगाओगे फंक्शन तो 2 और 1 में मैक्स कौन सा है, 2 है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न 2 करेगा, जो कि अलाउड वर्ड आपका होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका एक और केस बन सकता है कि आप x1 की वैल्यू 1 ले लो और x2 की वैल्यू क्या ले लो 2, तो यहाँ पे मैक्स क्या रिटर्न करेगा, ये 1 और 2 में बड़ा कौन सा है, 2 है, तो 2 रिटर्न कर देगा, तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, ये केस बन गया। तीसरे केस में क्या बनेंगे, और इसमें कुछ केसेस बन जाएंगे। 3 में क्या होगा कि 3 अगर आपको रिटर्न करना है, g की वैल्यू 3 हो, तो इसके लिए क्या होगा कि अगर आप x1 की वैल्यू क्या ले लो, 3 ले लो, और x2 की वैल्यू क्या लो, 1 लो, तो ये भी क्या करेगा, 3 रिटर्न करेगा। फिर ऐसे ही आपका अगर आप x1 की वैल्यू 3 लेते हो और x2 की वैल्यू 2 लोगे, तो भी ये मैक्स क्या होगा, इसमें 3 होगा। फिर अगर आप x1 की वैल्यू 3 लेते हो और x2 की वैल्यू 3 लेते हो, तो इसका भी रिटर्न क्या आएगा, मैक्स पे 3 रिटर्न आएगा। फिर अब क्या करो, दूसरा केस कि अगर आप x1 की वैल्यू 2 ले लो और x2 की वैल्यू 3 ले लो, तो 2 और 3 में कौन सा बड़ा, 3, तो ये भी क्या करेगा, 3 रिटर्न करेगा। ऐसे ही आप x1 की वैल्यू 1 ले लो और x2 की वैल्यू 3 ले लो, तो ये भी क्या करेगा, मैक्स 3 रिटर्न करेगा, जो कि अलाउड होगा। तो यही सारे केस बन रहे हैं जिसमें z की जो वैल्यू हो लेस देन और इक्वल टू 3 होगी। तो आप इन वाले केसेस को आप काउंट कर लो, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है जो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही होता है। तो टोटल आउटकम क्या होगा, जो हमारा टोटल सैंपल स्पेस होगा वो एक एक्स में कितनी वैल्यू हो सकती है, 6 वैल्यू हो सकती है, x2 में कितनी वैल्यू हो सकती है, 6 हो सकती है, तो ये हो जाएगा 36। तो टोटल आउटकम होगा आपका 36। फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 क्या आ रहा है, फेवरेबल आउटकम आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/36। इसको आप कैंसिल आउट कर लो, 1 ये जाएगा 4 टाइम, ये हो जाएगा 1/4। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा 1/4। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। फिर इसी में आपका दूसरा सब क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि अगर पी प्रोबेबिलिटी जी इक्वल टू 4 जो है वो बराबर है a/36 की, तो a की वैल्यू निकालो। सेम क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे आप, आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है। आपको बोल रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी दी गई है g इक्वल टू 4, ठीक है, तो अब बताओ g इक्वल टू 4 कब होगा, यानी कि जो मैक्स जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। तो इसके कितने केसेस बन सकते हैं, तो इसके केसेस बन सकते हैं कि आप x की वैल्यू 4 ले लो और x2 की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, तो भी इसका रिटर्न क्या, मैक्स रिटर्न क्या करेगा, 4 रिटर्न करेगा। ऐसे ही x1 की वैल्यू 4 ले लो और x2 की वैल्यू क्या करोगे, 2, तो भी 4 रिटर्न करेगा। फिर ऐसे केस बन जाएगा, एक x1 की वैल्यू 4 और x2 की वैल्यू 3। फिर ऐसे बन जाएगा x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 4, तो भी मैक्स ये 4 रिटर्न करेगा। फिर ऐसे x1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू 4, तो भी ये 4 रिटर्न करेगा। फिर x1 की वैल्यू 3 और x2 की वैल्यू 4, तो भी ये 4 रिटर्न करेगा। और फिर जो लास्ट केस बनेगा वो 4 दोनों होंगे, तो भी ये मैक्स क्या करेगा, वो आपका 4 रिटर्न करेगा। तो इसमें आपको देखो कितने केसेस बन रहा है, सैंपल फेवरेबल आउटकम कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो रही है वो कितना हो रही है, इसका प्रोबेबिलिटी निकल के आ रहा है 7/36। ठीक है, ये किसके बराबर बोल रहा है कि ये बराबर है a/36 के। तो अब बताओ 36 से 36 निकल गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू यहाँ पे 7 हो गई। तो आप यहाँ पे a की वैल्यू क्या लिखोगे, 7, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन है, उसको भी हम ध्यान से देख लेते हैं। सेम आपका है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि x इक्वल टू 4 पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वही हम करना है कि x इक्वल टू 4 बोल रहा है, x इक्वल टू 4, ठीक है, और एक नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा है x, ठीक है, कैपिटल X नया रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहा है। जैसे g यहाँ पे दिया गया ना, सेम इज इट वही फॉर्मूला लगा हुआ है, मैक्स यहाँ पे लगाया गया है। तो वैसा ही ये भी होगा कि अगर मैक्स हमें निकल रहा है कि x4 है, यानी कि 4 मैक्सिमम वैल्यू होने चाहिए x4 और x2 में, तो कौन कौन सी केसेस बनेगी, तो ये केस बन सकता है कि x1 की वैल्यू 4 हो और x2 की वैल्यू 1 हो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, मैक्स अगर लगाओगे आगे तो ये 4 रिटर्न करेगा, तो ये अलाउड होगा, ये एक केस बनेगा। फिर एक दूसरा केस बनेगा 4 2 का, तीसरा केस बनेगा 4 3 का, चौथा केस बनेगा 1 4 का, पांचवा केस बनेगा 2 4 का, छठा केस बनेगा 3 4 का, और जो सातवां केस बनेगा वो 4 4 का बनेगा। तो इसका जो फेवरेबल ये आपका प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो ये होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल।
तो सैंपल इसके स्पेस बोलो तो फेब्रुअल क्या है 7 है, टोटल आउटकम कितना है 36 है, तो ये कितना हो गया 7/36 को आपको डिवाइड करोगे 7 को 36 से तो ये हो जाएगा 0.19, 2 डेसिमल बोल रहा है, तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा 0.19। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है रजत एंड मीनल आर प्लेइंग अ गेम, रजत विल रोल अ फेयर 6 साइडेड डाई एंड मीनल विल फ्लिप अ फेयर क्वाइन एज मेनी टाइम एज द नंबर शोन ऑन द डाइस। रजत क्या करेगा, डाई को रोल करेगा और जितना डाई पे आएगा उतनी बार मीनल क्या करेगी, आपके क्वाइन को फ्लिप करेगी। ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर डिस्प्लेड ऑन द डाई एंड वाई बी द नंबर ऑफ हेड ऑप्टेंड बाय मिनल। एक्स क्या बोल रहा है कि एक्स जो रजत डाई को रोल करेगा उस पर जो डाई की वैल्यू जो उस पर आएगी रोल करने के बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ये एक्स रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई हेड को रिप्रेजेंट करेगा, कितनी हेड आ रहा है, जितनी बार डाई पे आपका नंबर आएगा उतनी बार वो कॉइन को फ्लिप करेगी। ठीक है, तो और जितना उस पर हेड आएगा वो वाई पे आपका स्टोर होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे बाइनोमियल लगेगा, क्या होगा इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि बाइनोमियल में क्या होता है कि यहाँ पे नंबर दिया गया होता है और जो होता है कि कितने बार इसको आप फ्लिप कर रहे हो, कितने बार इसको लगा, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सक्सेस होता है, तो ये बाइनोमियल n, p यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि x इक्वल टू 4, इफ x इक्वल टू 4 देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर ट्रू। यहाँ पे बोल रहा है कि x इक्वल टू 4 पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। पहले हम रेंज चेक करते हैं कि रेंज ऑफ y गिवन दैट x इक्वल टू 4, तो इसका रेंज ये होगा, या फिर y गिवन x इक्वल टू 4, इसका रेंज 0 1 2 3 4 होगा। तो देखो रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज में निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो कैसे आसान होगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि y गिवन x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 का मतलब हुआ मीना क्या करेगी, वो जो फेयर कॉइन है उसको 4 बार उसको फ्लिप करेगी। ठीक है, तो 4 बार फ्लिप करेगी तो क्या क्या केसेस बन सकती हैं। ठीक है, 4 बार मतलब फ्लिप करने का मतलब ये हो सकता है कि एक बार भी आपका क्या हो, एक बार भी आपका हेड ना आए, तो टेल 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 चारों बार आ जाए। ठीक है, एक ये केस हो सकता है। एक केस हो सकता है कि पहली बार में हेड आ जाए और दूसरे बारे में टेल आ जाए, तीसरे वाले में टेल आए और तीसरे चौथे बार में टेल आ जाए, यानी कि एक हेड आए। आपका तीसरा केस हो सकता है कि 2 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए, 4 बार फ्लिप करेगी, ये भी हो सकता है। आपका चौथा केस हो सकता है कि 3 बार हेड आ जाए और एक बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। या फिर काफ़ी लकी हुई तो 4 बार उसने टॉस किया तो चारों बार क्या हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो क्या आ जाए, चारों का चारों हेड आ जाए। तो ये क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो अब बताओ कि इसकी रेंज कहाँ से पता चल रही है। इसकी रेंज ये हो रही है कि जो आपका हेड है वो या तो हेड 0 बार आ सकता है, या तो हेड 1 बार आ सकता है, या तो हेड 2 बार आ सकता है, या तो हेड 3 बार आ सकता है, या फिर 4 बार आ सकता है। तो जो y गिवन x इक्वल टू 4 के लिए जो रेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 1 2 3 4 आ रहा है। ठीक, क्योंकि अगर आप टॉस कॉइन को फ्लिप करोगे तो ये भी हो सकता है कि एक बार भी हेड ना आए, तो यहाँ पे 0 भी पॉसिबिलिटी है। आपका ऑप्शन 1 में बोल रहा है कि जो इसका रेंज है 1 2 3 4 है, यानी कि 0 को इसने इंक्लूड नहीं किया, तो ये तो गलत होगा, क्योंकि अगर वो टॉस करेगी तो हो सकता है कि उसमें क्या है, एक भी हेड ना आए, तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो आपका रेंज होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, तो इसमें ऑप्शन 2 इसका राइट होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 देगा तो ये ऑप्शन राइट होगा। अब बोला है कि इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, तो इसमें 4/6 होगा, 4,1/6 होगा, या फिर 4,1/2 होगा। तो आपको पता है कि जो बाइनोमियल होता है वो क्या होता है, बाइनोमियल का फॉर्मूला, तो बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है n, p। एन क्या होता है, नंबर होता है, पी क्या होता है, सक्सेस होता है। ठीक है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है। तो हमें पता है कि हम कितने बार ये फ्लिप कर रहे हैं इस केस में x इक्वल टू 4 के लिए। तो x इक्वल टू 4 के लिए क्या है, 4, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे 4 आ रही है। ठीक है, हम 4 बार इसको कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं तो नंबर क्या आ रहा है, 4। अब बताओ सक्सेस रेट क्या होगा कि अगर कॉइन हम फेयर कॉइन ले रहे हैं उसको हम उसको टॉस करेंगे तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सक्सेस आने की भी, अगर हेड की भी सक्सेस आने की चांसेस क्या है, 1/2 है इसकी प्रोबेबिलिटी, और टेल की भी क्या है, 1/2 है। तो सक्सेस को हम काउंट करते हैं, हेड में हमें सक्सेस को दिखना है, तो हेड का की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 है, तो पी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 1/2 होगी। और ये क्या करेगा, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। तो बाइनोमियल 4,1/2 होगा। तो इस वाले ऑप्शन में कौन सा राइट होगा, ऑप्शन 4 राइट होगा। 1/6 वाला जो प्रोबेबिलिटी दिया गया है वो गलत है, क्योंकि हम यहाँ पे किसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लेंगे, हम यहाँ पे क्वाइन की प्रोबेबिलिटी लेंगे। ठीक है, ना कि हम डाई की लेंगे।
समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऊपर वाले क्वेश्चन का ही सब क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 6। इसकी वैल्यू निकालनी है 2 डेसिमल प्लेस के लिए, ठीक है। तो आप 100 को छोड़ दो, आप ये पहले इस पर फोकस करो कि प्रोबेबिलिटी निकालना है y इक्वल टू 6 के लिए। y क्या है? y है आपके हेड आने की हेड आने के चांसेस। यहाँ पे देखो y क्या है? y दिख रहा है हेड। हेड कितनी बार आएगा? तो यहाँ पे बोल रहा है कि हेड जो आ रहा है वो 6 बार हेड आ रहा है। तो इसके चांसेस क्या हो सकती है? 6 हेड आने का मतलब कि वो 6 बार इसको टॉस करेगा तो उसके 6 हेड आएंगे, यानी कि एक बार हेड आया, टॉस किया, दूसरी बार भी हेड आएगा, तीसरी बार भी हेड आया, चौथी बार भी हेड आया, पांचवी बार भी हेड आया और छठी बार भी हेड आया। तो ये हेड कब आ सकता है? तो ये हेड तभी आएगा जब रजत क्या करेगा, रजत क्या कर रहा है, वो डाई को रोल कर रहा है। तो अगर मान लो कि रजत डाई को रोल किया पहली बार और डाई पे अगर 1 आ रहा है तो क्या 6 हेड आ सकते हैं? नहीं, क्योंकि जितनी बार रजत आपको, जितने बार मान लो रजत ने डाई रोल किया, जितना उसमें डाई पे आया, ठीक है, उतनी बार जो आपकी मीनल है वो क्या करेगी, वो उस कॉइन को फ्लिप करेगी। तो अगर मान लो रजत ने डाई को रोल किया और एक फेस आ रहा है तो वो मीनल कितने बार उसको वो करेगी, फ्लिप करेगी कॉइन को? एक बार। तो क्या एक बार करने पे 6 हेड आ सकते हैं? तो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अगर 2 आ रहा है डाई को रोल करने पे तो वो मैक्सिमम 2 बार क्या कर सकती है, फ्लिप कर सकती है। तो क्या 2 बार में 6 हेड आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो रजत को कितने बार आपका डाई को, अगर रजत डाई को रोल करे तो उसके फेस पे कितना आना चाहिए? तो एटलीस्ट 6 आना चाहिए, ठीक है। अगर 6 आएगा तभी क्या आएगा, आपकी मीनल जो है वो 6 बार उस कॉइन को फ्लिप करेगी तो उसके हेड आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो रजत के लिए क्या होगा कि रजत को 6 लाना होगा, ठीक है। तो 6 आने की डाई पे क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो जैसे डाई क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। जैसे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। तो एक की भी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। 6 की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6 होगी। तो अगर रजत को 6 लाना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, ठीक है। यानी कि 1/6 होगा, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी 6 आने की। अब देखो, अगर मान लो कि रजत ने डाई को रोल किया और उस पर 6 आ गया, तो अब मीनल क्या करेगी, अब मीनल उस क्वाइन को क्या करेगी, फ्लिप करेगी, 6 बार फ्लिप करेगी। तो 6 बार फ्लिप करने का मतलब कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि y इक्वल टू 6 होना चाहिए, यानी कि y की वैल्यू 6 मतलब कि 6 बार हेड आना चाहिए। तो देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 होती है। तो पहली बार अगर हेड आए फ्लिप किया तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। दूसरी बार भी हेड आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी। तीसरी बार भी हेड आए तो ये हो जाएगा 1/2। चौथी बार भी हेड आए तो ये 1/2। पाँचवें में हेड है 1/2, छठे में हेड है 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 1/2 का पावर 6। तो मीनल को अगर 6 हेड लाना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, 1/2 का पावर 6, ठीक है, समझ में आया। तो इसको आप लिख सकते हो 1/64। तो अब हमें करना है, निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 और वो है 1/64। इन दोनों को इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/384, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना था 100py इंटू 6। तो इसमें क्या कर दो, इसमें 100 से इंटू कर दो तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर निकलेगा। तो हमें y इक्वल टू 6 की प्रोबेबिलिटी क्या निकली थी, 1/384 निकला था। तो इसमें हम 100 से इंटू कर देंगे। तो 384 से जब 100 को डिवाइड करोगे तो ये निकल के आएगा 0.2604, या फिर इसको बोल सकते हो 0.26। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.26। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एमिशन इंस्पेक्शन ऑन बाइक्स। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन द एनालिस्ट फाउंड दैट 10% ऑफ द बाइक्स फेल द इंस्पेक्शन. Let x be geometrical variable which denotes the number of bikes the analyst inspect until a bike fails an inspection. वो तब तक इंस्पेक्ट कर रहा है जबकि बाइक क्या है, वो फेल ना आ जाए, तब तक वो उसको इंस्पेक्ट कर रहा है। अज्यूम दैट द रिजल्ट ऑफ ईच इंस्पेक्शन है इंडिपेंडेंट। ये बोल रहा है कि अज्यूम करो कि सारे के सारे जो इंस्पेक्शन है वो क्या इंडिपेंडेंट है। तो इस वाले डेटा के पे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द फर्स्ट फील्ड इंस्पेक्शन ऑक्यूर्स एट द एनालिसिस द फिफ्थ इंस्पेक्शन। ये बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है ज्योमेट्रिकल वेरिएबल है। तो हमें पता है कि जो जी पी होता है ये क्या होता है, ये सक्सेस को डिनोट करता है पी को। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आप सक्सेस है, यानी कि पहला जो इंस्पेक्शन मिल रहा है, फील्ड इंस्पेक्शन मिल रहा है, वो कब मिल रहा है,
वो मिल रहा है आपके 5th इंस्पेक्शन पे, ठीक है। यहाँ पे जो ये मिल रहा है 5th इंस्पेक्शन पे, ठीक है। तो के की वैल्यू पे क्या दी गई है, यहाँ पे 5 दिया गया है। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ज्योमेट्रिकल आपका डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। तो उससे पहले हमें आपका पास का सक्सेस कितना है, तो पास जो यानी कि सक्सेस का होगा पास, तो उसको वो इसके इसमें फेल वाला पास है, तो इसमें सक्सेस कितना है 10% आपकी बाइक जो है फेल हो रही है। तो 10 का परसेंट में को चेंज करोगे आप डेसिमल में, तो ये हो जाएगा 10/100। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1, ठीक है। फिर अगर आप इसमें पास की बात करो कि अगर 0.1 फेल हो रहे हैं तो पास कितने हो गए 1 माइनस, फिर 10/100 कर दो या 1/10 कर दो, तो ये हो जाएगा 9/10, ठीक है। या फिर इसको 0.9 भी ले सकते हो। अब हमें ये फॉर्मूला पता है कि अगर हमें गिवन एक्स टर्म पे क्या हो रहा है, फर्स्ट सक्सेस मिल रहा है, तो हमारा फॉर्मूला होता है कि अगर एक्स टर्म पे आपको सक्सेस मिल रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है पी इंटू 1 माइनस पी के माइनस 1। हमने देखा था ज्योमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। सक्सेस रेट क्या है, ये सक्सेस रेट है 0.1 इंटू फेल कितना हो रहा है, तो उसमें 1 में से माइनस कर दोगे तो फेल कितना बार हो रहा है 0.9, इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है। और के कितना है, के यहाँ पे 5वीं बार में सक्सेस मिल रहा है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है 5 है, 5 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.9 का पावर 4। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.656। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.065, ठीक है। 656 लिख लो, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो अगला क्वेश्चन है ये 13 जुलाई 2025 को आया था, जो लेटेस्ट वाला एग्जाम हुआ था उसी में आया हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। Let x1, x2 and x3 be three independent and identically distributed Poisson random variables। ये IID वाला है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट भी है, आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड पॉइजन रैंडम वेरिएबल को फॉलो कर रहा है, जिनमें आपको लैम्डा मीन की वैल्यू दी गई है 3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्जैक्टली वन ऑफ द xi इज इक्वल टू 0 एंड अदर टू वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन 1। ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एक तो कम से कम क्या हो, 0 हो, x2 भी हो सकता है 0, x3 भी 0 हो सकता है, ठीक है। कोई भी आपका एक 0 होना चाहिए और जो रिमेनिंग 2 होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन 1 होने चाहिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो क्या क्या की पॉइंट गिवन है उसको आप ध्यान से देखो। हमें ये गिवन है कि x1, x2 और x3 ये क्या है, ये आपके IID में है, ठीक है। इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ये है, ये क्या फॉलो कर रहा है, ये पॉइजन रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। और हमें जो मीन की वैल्यू दी गई है वो लैम्डा इक्वल टू 3 दिया गया है। तो अब बताओ कि पॉइजन का फॉर्मूला हमने कई बार देखा कि अगर पॉइजन का फॉर्मूला होता है x इक्वल टू के गिवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है e माइनस लेमडा, लेमडा का पावर k अपॉन k का फैक्टोरियल, पता है। तो अब लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमारा बन के आ जाएगा e को पावर -3, लैम्डा की वैल्यू हमने पुट कर दी -3 और 3 का पावर k अपॉन k का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा x इक्वल टू k के लिए, और लैम्डा की वैल्यू क्या है 3 है, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे की पॉइंट यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ द xi इज इक्वल टू 0 एंड अदर टू वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये बोल रहा है कि इसके 3 केसेस बनेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में अब क्या हो सकता है कि x मतलब बोले कि एक कम से कम 0 होना चाहिए और 2 जो होंगे वो 1 से बड़े होने चाहिए। तो हमने बोला पहले केस में कि x1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो x2 क्या होगा, वो 0 नहीं हो सकता, x2 जो होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो x2 ग्रेटर देन 1 होगा। फिर x3 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि बोल रहे हैं कि एटलीस्ट जो होगा वो एक 0 होगा और जो दोनों दोनों अलग जो वेरिएबल हैं वो क्या होंगे, वो 1 से बड़े होंगे। तो ये केस हो गया। फिर ऐसा ही केस ये हो सकता है कि x1 की वैल्यू क्या हो, वो 1 से बड़ी हो, x2 अब यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक बोला है कि 0 हो सकता है, और x3 क्या हो, वो 1 से बड़ा हो, तो ये वाला भी अलाउड होगा। केस 3 में क्या होगा कि x1 क्या है, 1 से बड़ा है, x2 भी क्या है, 1 से बड़ा है। तो इस केस में x3 को क्या होगा, ये इक्वल होगा 0 के। तो यही 3 केस बन रहा है ना, ठीक है। अब हमें पता है कि x1
इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन 1, x3 इज ग्रेटर देन 1, ये क्या है? ये आपका कैसे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं बोलूँ ज्वाइंट पीएमएफ निकालने की बात करूँ तो ये इंडिपेंडेंट है और ये आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल मतलब कि तीनों का हम क्या कर सकते हैं, अगर ज्वाइंट पीएमएफ निकालेंगे तो इनके मार्जिनल के इनटू के मार्जिनल के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी x1 इक्वल टू 0 इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 ग्रेटर देन 1 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है कि उनका ज्वाइंट पीएमएफ उनके मार्जिनल पीएफ के पीएमएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा। ठीक है, इसको भी वैसे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो p प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इक्वल टू 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इज ग्रेटर देन 1। ऐसे आप इसको लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x2 इज ग्रेटर देन 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x3 इक्वल टू 0 लिख सकते हो। अब हम क्या करें, x1 इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, x2 की ग्रेटर देन 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम निकालते हैं। तो अगर हमें निकालना प्रोबेबिलिटी निकालना x इक्वल टू 0 पे, तो हम कैसे निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पे हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे k की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये वाला फॉर्मूला हमें गिवन है, तो इसमें रख दो e का पावर -3 लैम्डा, तो गिवन है 3 मीन पता है हमने पहले, तो हमें यहाँ पर रखना है 3, k की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे आप k की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दो अपॉन 0 का फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, e-3 आएगा। ठीक है, फिर आएगा x इज ग्रेटर देन 1 के लिए अगर सॉल्व करते हो तो ये क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1, तो x इज ग्रेटर देन 1 बोलो, या फिर आप इसको इजीली बोल सकते हो कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। ये भी ले सकते हो ना इसको कि x से बड़ा हो 1, तो इसमें बोल सकते हो कि जितने छोटे वाले हों या फिर 1 के बराबर, उसको आप टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो x लेस देन और इक्वल टू को आप लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 लेस देन 1, एक हो सकता है या फिर एक से छोटा होगा, तो x इक्वल टू 0 हो सकता है प्लस x इक्वल टू 1 हो सकता है। इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1 माइनस x इक्वल टू 0 के लिए भी हमने सॉल्व किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आ रही थी, ये निकल के आ रही थी e का पावर -3। अब x इक्वल टू 1 के लिए जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो x इक्वल टू 1 यानी k इक्वल टू यहाँ पे 1 रखोगे, तो ये निकल के आएगा e-3, e का पावर -3 और k की वैल्यू क्या है यहाँ पे, k की वैल्यू यहाँ पे x इक्वल टू 1 में 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखोगे और 1 का फैक्टोरियल यहाँ पे 1 ही होगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 इंटू ई का पावर -3 और यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 4, 1 माइनस 4 ई का पावर -3। ये x इज ग्रेटर देन 1 की वैल्यू निकल के आ गई, प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। अब देखो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है इन वाले केसेस में। अब बताओ x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकल के आई, x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी निकल के आई e का पावर -3। ठीक है, x2 इज ग्रेटर देन 1 बोलो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, वो निकल के आ रही है 1 माइनस 4 ई का पावर -3। अब ये देखो आइडेंटिकल हैं, तो ये क्या होंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ये जो x2 इज ग्रेटर देन 1 बोलो या फिर x3 इज ग्रेटर देन 1 बोलो या फिर x1 इज ग्रेटर देन 1 बोलो, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, आइडेंटिकल है, तो तीनों के तीनों की जो प्रोबेबिलिटी होगी बराबर होगी। ठीक है, तो वो ये होगा 1 माइनस 4 ई का पावर -3, इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इंटू 1 माइनस 4 ई का पावर -3 लिख सकते हो। फिर ऐसे इसका देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 4 ई का पावर -3, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई का पावर -3 इंटू इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 4 ई का पावर -3। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी x1 इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 ई का पावर -3। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 ई का पावर -3। x3 इक्वल टू 0 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ई का पावर -3। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई डाउट नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा ई का पावर -3, दोनों सेम है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, 1 माइनस 4 ई का पावर -3 का स्क्वायर।
ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी होगा, ये हो जाएगा ई का पावर -3 इंटू 1 - 4 ई का पावर -3 का स्क्वायर। इसका भी सेम होगा, ई का पावर -3 इंटू 1 - 4 ई का पावर -3 का स्क्वायर। अब तीनों का क्या कर दोगे, 3 केस बन रहे थे तो तीनों केसों का सम कर दोगे। जब सम करोगे तो क्या होगा, 1 2 3 बार आ रहे हैं तीनों टर्म, तो इसको 3 से इंटू कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 3 ई का पावर -3 इंटू 1 - 4 ई का पावर -3 का स्क्वायर। और ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन 1 में मिल रहा है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन आया था ये February 2024 के क्विज 1 एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ो। लेट एक्स एंड वाई बी IID इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म में -1 0 1, यानी कि जो x और y है, ठीक है, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, इनकी वैल्यू ले सकती है ये -1 0 और 1 ले सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी IID में है, यानी कि इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी -1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3, इसकी भी होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 होगी, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 होगी। ठीक है, अब बोल रहा है कि डिफाइन अ न्यू रैंडम वेरिएबल जेड मॉड x+1 x+y के बराबर है। जो जेड है एक नया वेरिएबल डिफाइन किया गया है जो वैल्यू ले रहा है x+y के बराबर, और उसका मॉड ले रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेगा। तो इस केस में आपको बोलना है कि PMF ऑफ जेड निकालो। ठीक है, ये वाला इसका आपको PMF निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इससे कौन कौन से केस बन सकते हैं उनको हमें लिखना होगा। तो उसके लिए हमें टेबल बनाना होगा। तो पहले हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 0 1 हो सकता है। तो यहाँ पे हमने लिखा -1 0 और 1। ठीक है, वाई की वैल्यू हम क्या करेंगे, हम एक एक करके ले लेंगे। तो पहले वाई को यहाँ पे -1 कर देते हैं, ये केस बन जाएगा। ठीक है, फिर आपका इसको फिर से आप इसको रिपीट कर दो, तो फिर ये होगा -1 0 1। अब y की वैल्यू यहाँ पे क्या कर दो, -1 तो हो गया, अब 0 हो सकता है, तो ये 0 0 0 यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, फिर आपका हो गया -1 0 और 1। तो यहाँ पे जो y वैल्यू ले सकता है ये हो सकता है 1 1 1। तो ये आपके केसेस बनेंगे। ठीक है, अब देखो z की वैल्यू क्या होगी, x+1 मॉड ले रहा है, तो x क्या है -1 और y क्या है -1। तो -1 क्या होता है, -2 हो जाएगा, और मॉड मतलब ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। फिर x की वैल्यू 0 रखो और y की जगह -1 रखो, तो क्या हो जाएगा -1, और मॉड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 1 और -1 रखोगे, x की जगह पे 1 और y की जगह पे -1 रखोगे, तो z की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। फिर ऐसे करके आप देख लेना, -1 और 0 रखो तो z की वैल्यू 0 आएगी, 0 और 0 पे 0 आएगी, 1 और 0 पे आपका 1 आएगा, -1 और 1 पे रखोगे तो -1 और +1 ये 0 हो जाएगा, तो मॉड की वैल्यू 0 की मॉड की वैल्यू 0 ही होगी। 0 1 की क्या होगा, यहाँ पे 0 + 1 करो, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट करोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, g की वैल्यू 1 आएगी। 1 और 1 रखोगे तो क्या आएगा, g की वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि इसका हमें अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो ये आपके क्या था आईडी में था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 होगी। y की प्रोबेबिलिटी क्या होगी -1 आने की, वो क्या होगा, वो 1/3 होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/9 होगा। इसका भी 1/9 होगा, इसका भी 1/9 होगा, इसका भी 1/9 होगा, इसका भी 1/9 होगा, इसका भी 1/9, इसका भी 1/9, इसका भी 1/9 और इसका भी 1/9। ठीक है, अब आपको बोला PMF ऑफ जेड निकालने के लिए। तो देखो जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, तो जेड की वैल्यू क्या है, कौन कौन सी रेंज में है। तो जेड की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, जेड की वैल्यू और क्या है 1 है, और जेड की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, यही तो आ रहा है इसमें 0 1 2। अब देखो 0 पे आपका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 0 की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, 0 पे देखो कितने जीरोज हैं जेब में, तो एक यहाँ पे है, यहाँ पे एक 0 है, एक यहाँ पे 0 है, एक यहाँ पे 0, 3 0 आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 0, तो और किसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/9, तो ये हो जाएगा 3 × 1/9। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/3। तो जी की प्रोबेबिलिटी 1/3। जी इक्वल टू 1, इसके देखो जी इक्वल टू 1 में आप देख रहे हो यहाँ पे 1 कितने बार है, एक 1 है, 2 यहाँ पे 1, फिर 3 1, फिर ये 4 1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 4 1 है, और 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/9 इसकी भी है, तो ये हो जाएगा 4 × 1/9, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 4/9। 2 देखो कितने बार आ रहा है, 2 बार देख रहे हो कितने बार है, एक बार आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है।
टू 2 बार आ रहा है तो इसको करोगे 2 इंटू, और एक बार 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/9 है, तो 2 आने की क्या है 2 से इंटू करोगे 1/9 में, तो ये हो जाएगा 2/9। अब इसको आप इस वाले टेबल से मैच कर लो। जेड जीरो पे क्या आ रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3 है, तो 1/3 सही है। 1 की 4/9 है तो ये वाला नहीं है। जीरो की 1/3 सही है, 1 की 4/9 सही है, 2 की 2/9 सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट हो। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।